ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान हु इज़ द फाउंडर ऑफ CXO ग्लोबल, विच इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरे पाकिस्तान में जो C-level एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, और इसी के साथ साथ इज़ द फाउंडर ऑफ डायनामिक फोलियो एज वेल, विच इज़ वन ऑफ द लीडिंग IT एंड टेक फर्म इन पाकिस्तान, जो कि आई बिलीव दे डू अ लॉट ऑफ सर्विसेज लोकल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। वी गोना हैव अ डिटेल्ड कन्वर्सेशन रिगार्डिंग द IT इंडस्ट्री एंड यू नो कि इसमें चल क्या रहा है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़। सर कंवल मसरूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। कंवल साहब, मैं स्टार्ट करूँगा जस्ट टू सॉर्ट ऑफ गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि हाउ डिड यू गेट इनटू द एंटायर IT साइड ऑफ थिंग्स, लाइक ग्रोइंग अप, यू नो, थोड़ा सा मुझे एजुकेशन का ज़रा बताएं कि कहाँ से शुरू हुए, कहाँ से आए, और फिर किस तरीके से यू गॉट इनटू दिस। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम सेंट मैरी स्कूल, उसमें प्राइमरी एजुकेशन मेरी वहीं से हुई। फिर गुलशन कैम्ब्रिज स्कूल, फिर आई गेस क्लास 6 में वी हैव मूव टू अ सरकारी स्कूल, तो फिर वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट चेंज थी। वो साल भर तो पिक करने में लग गया। एंड देन आई स्टार्टेड माई पार्ट टाइम जॉब विद अदर थिंग्स। सो मैट्रिक मैंने सखर से किया, फ्रॉम बागयात अलीशा जो सरकारी स्कूल है वहाँ से किया। तो उसके साथ साथ फिर मैं काम भी करता रहा। फिर एक कंपनी थी, एक फार्मा कंपनी थी डिस्ट्रीब्यूशन, उनके मैं वेयर हाउस में काम करता था, और वहाँ से फिर उनके IT डिपार्टमेंट में जाके तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी सीख गए। राइट। और वहाँ से फिर उनकी इन्वॉइसिंग, और फिर मैं सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व होना शुरू हुआ। तो 6 months में आई हैव स्टार्टेड लर्निंग सॉफ्टवेयर। उस वक्त गूगल वगैरह था नहीं, जिससे हम ये कौन सा साल की बात हो रही है? आई थिंक ये 92 था, यस। अच्छा, सो वेरी अर्ली इयर्स ऑफ, वेरी अर्ली इयर्स। उस वक्त तो वो XT कंप्यूटर्स आते थे, तो DOS बेस जो है वो DBase पे, तो वो PRG फाइल्स को ओपन करना, डेटाबेस इस पे होते होते तो आई हैव स्टार्टेड नोइंग द प्रोग्राम। तो फिर मैंने पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को मैंने खुद से समझ के फिर खुद से डिज़ाइन करना शुरू किया। तो वो फिर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आई वर्क अ लॉट ऑफ कंपनीज जहाँ पे मैंने इन्वेंट्री के सिस्टम्स बनाए। फिर बैकग्राउंड मेरा उसमें था। एंड इवेंचुअली जब विंडोज़ आया, तो विंडोज़ के बाद फिर मैं थोड़ा सा ग्राफिक्स में भी इन्वॉल्व हुआ। तो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ कि जी एक तो कोडिंग भी आती है और ऊपर से फिर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है। सो आई बीन वर्किंग इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन। उसमें ये कि मैं फिर कम्युनिकेशन भी सीखा और इंटरनेशनल करस्पॉन्डेंस भी मैं सीखा फिर साथ साथ में, क्योंकि माय डिज़ाइनिंग का था, तो एज ए क्रिएटिव हेड भी रहा फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो एक अच्छा एक्सपोजर मुझे मिलता रहा। फिर 2003-04 में जो है मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की। सो आई वर्क विद मोर देन 200-300 कंपनीज, जिसमें बिग कंपनीज भी हैं, तो उनकी हम ईमेल मार्केटिंग करते थे। लोकल पाकिस्तानी कंपनी, लोकल पाकिस्तानीज, तो उसमें मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज हमने उनके साथ काम किया। तो उस वक्त क्योंकि बॉट्स इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं थे, तो वो ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चलती थी। राइट। तो वो फिर वो सेटअप जो है मैंने वो ख़त्म किया, उसको मैंने बेच दिया था एक अच्छे पैसों के ऊपर। फिर तो वो जर्नी चलता रहा। एंड देन टिल 2013 तक मैं जॉब करता रहा। फिर उसके बाद मैंने अपनी छोटी सी एक कंपनी स्टार्ट की, शहबाज कमर्शियल में। छोटा सा एक कमरा था, 4000 रुपये थे। तो वो जिनको रखा था उनको कहा कि कंप्यूटर्स भी आप घरों से ले आएँ। तो इस तरह हमने एक छोटी कंपनी स्टार्ट की। 10-10 हज़ार रुपये की वेबसाइट्स बनाते थे। फिर पहला प्रोजेक्ट हमें मिला एक बैंक का, तो हमने कहा बिस्मिल्लाह, हमने वहाँ से स्टार्ट लिया। तो वो तो फिर अनस्टॉपेबल हो गए हमारी। फिर पूरा हमने फ्लोर एक्वायर कर लिया था। अच्छा। फिर हमने इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ काम किया। उस टाइम पे हमने जियो फेंसिंग पे काम किया था। बाहर हमने पाकिस्तान से बाहर कोई फाइनेंशियल वॉलेट्स भी डिज़ाइन किए थे। बहुत कम अंडरस्टैंडिंग थी पाकिस्तान में कि वो फाइनेंशियल वॉलेट्स होते क्या हैं, फिर उसमें जियो फेंसिंग कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वो ये है कि अगर किसी मॉल की हमने बनाई है, तो वो अगर मॉल के सामने से भी गुजरा है तो उसको एक पुश नोटिफिकेशन आ जाता है कि यहाँ पे कोई डिस्काउंट मिल रहा है और ये वो। फिर बैंक्स के जो हैं वो आपके पास डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, तो हर कार्ड पे क्या डील्स मिलती है, तो उस पे भी वो आप एक ही वॉलेट के अंदर रखते हैं, तो वहाँ पे भी आपको वो मिलता था। राइट। फिर हमने एक्सपेंस मैनेजर्स बनाया, तो वो बड़ा हमें एक अच्छा बड़ा बेहतरीन एक्सपोजर मिला। फिर हम गेम्स के अंदर आए, फिर हम डिटेलिंग में आए। तो डिटेलिंग में भी हमने बिग कंपनीज़ के साथ काम किया, ग्लोबली बिग कंपनीज़, इंटरनेशनली हमने काम किया। सो डिटेलिंग से जब मुराद ये कि बेसिकली POS सॉफ्टवेयर या ई-कॉमर्स? वो होता ही है कि जो मेडिकल रेप्स होते हैं वो डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं, तो वो पहले एक प्रिंटेड लिटरेचर लेके जाते थे। तो वो उनको जब फार्मा कंपनीज़ ने टैबलेट्स प्रोवाइड की हैं, स्पेशली iPads, तो वो iPad जो है वो कभी भी थर्ड पार्टी टूल को नहीं लेता है, वो आपको iOS बिल्ड बनानी पड़ती है। तो वो फिर हम एक्सपर्ट थे, हमने वो बनाया। वो फिर डॉक्टर्स को जाके वो पूरी प्रेजेंटेशन देते थे। वो बहुत ही इंटरैक्टिव होती थी। उन्हें एक स्पून आ रहा है, उसके अंदर दवाई के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ आ जाता है। फिर हमने एक टमी गेम बनाया था। तो उसमें ये है कि आप बच्चा सेलेक्ट कर लें कि कितने एज का बच्चा है, फिर उसमें वो पूरा फ्रूट चार्ट आ जाता है, तो उसको क्या दे रहे हैं, तो वो न्यूट्रिशन चार्ट आपको बता देता है कि कितने कितने न्यूट्रिशन। वेरी कूल। ज़रा ड्रैग एंड ड्रॉप था।
तो इसमें हमने बड़ा वो फिर हमारा वो तो आई थिंक आपने थोड़ी सी एक्सपर्टीज अपनी डिज़ाइन साइड पे भी बड़ी एक्सक्लूसिव बिल्ड की हुई है, बिकॉज अ लॉट ऑफ व्हाट you're doing is not just standard coding, it's a lot of interactive. लीथल कॉम्बिनेशन है क्योंकि वो क्योंकि एस्थेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे. आई हैव बीन वर्किंग विद मेजर कंपनीज, मैंने बिलबोर्ड्स भी डिज़ाइन किए हैं, प्रिंट एड्स पे भी काम किया है. तो वो एस्थेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा ही रहा हमेशा की जी. वो हम इस तरह की बेहतरीन कैंपेन्स डिज़ाइन कर सकते हैं बिकॉज हमें पता है कलर्स की क्या लैंग्वेज है एंड फॉन्ट्स की क्या लैंग्वेज है. वो उसका बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना. फिर जब बिज़नेस में आया तो वो और ही ज़्यादा फ़ायदा हो गया क्योंकि टेक्निकली फिर हमारी जो होती थी कस्टमर के साथ तो वो बड़ा किक ऑफ मीटिंग होती थी क्योंकि उनके पास उनके जितने भी इश्यूज़ होते थे वो सारे उधर ही हल हो जाते थे, इधर वो फाइनेंशियल हो या टेक्निकल हो. तो वो देर एंड देन एक ही मीटिंग में सारे सॉल्व हो जाते थे. राइट. और पाकिस्तान में आप जनरली काम करें या बाहर वाले क्लाइंट्स का काम? मिक्स है दोनों, हमारा 50-50 है. अच्छा. और फॉर्चुनेटली आप बताएं, मैं ये भी ऐड कर दूं कि 90% कस्टमर से मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ. अच्छा. हाँ, तो हम काम कर रहे हैं उनके साथ, तो वो भी एक बड़ा एक हमारा वो है. इंटरेस्टिंग. वर्चुअल वर्ल्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि हम जो है वो माशाल्लाह इतनी ह्यूज बिलिंग होती है हमारी, बट उसके बावजूद भी हमारी इंटरेक्शन जो है वो सारी आज तक वर्चुअली है, जूम्स के ऊपर और इस तरह की मीटिंग्स के ऊपर ही होती है. द पावर ऑफ IT एंड डिजिटल का यही फ़ायदा. A lot of people in Pakistan, IT इंडस्ट्री वाले जो हैं पर्टिकुलरली, वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान में काम नहीं करना, बड़ा सर का दर्द है. आपने स्टार्ट पाकिस्तान से किया, बट you eventually started working with people outside of Pakistan, but you kept the Pakistan wing alive. Why? Because बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर. तो कहते हैं कि जी हर किसी को समझाना, IT सर्विसेज की तरफ लेकर आना, फिर पेमेंट के साइकिल्स, फिर टैक्स, फिर ये फिर वो, बाहर से सिंपल डॉलर आ रहा है बहुत, अगर मसला भी है तो पार्क कर लेंगे बाहर और बस थोड़ा थोड़ा मंगवा लेंगे. तो कभी आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया कि पाकिस्तान मार्केट के बजाय मैं इंटरनेशनल, फुली एक्सक्लूसिवली इंटरनेशनल हो जाता हूँ? अगेन आई थिंक वो माइंडसेट का डिफरेंस है. लोकली उनको भी ऑब्वियसली कस्टमर्स को भी चैलेंज होते हैं, पेमेंट्स वाकई डिलेड होती हैं, बट आई गेस अगर आपका साइकिल ठीक चल रहा है तो और आप सर्व ठीक कर रहे हैं. और दूसरा हमारा जो इससे भी बड़ा लोकल इशू है ना, वो है हमारा स्कोप नहीं क्लियर होता. लोकल कस्टमर जो होता है वो आपको बड़ा ही नॉन टेंजिबल और इस तरह की आपको स्कोप देता है. अच्छा, उसको ये भी नहीं पता होता कि जो आज मैं ये बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर इन डिटेल और बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं, जिसको वो ये हाइपोथेटिकली समझता है कि अच्छा मैंने क्योंकि ये टर्म बोल दी है तो मुझे पूरी चीज़ें मिल जाएंगी. मगर फिर जब हम इन्वॉल्व होना शुरू हुए तो तब हमें आइडिया हुआ कि अच्छा जो हम प्राइसिंग करते हैं वो उसकी बेसिक स्टेटमेंट के ऊपर करते हैं. तो जब हम स्कोप ऑफ वर्क में जाते हैं, अच्छा वो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो अब इतने वो टेक्निकल नहीं होते हैं, इसलिए उनके लिए वो स्कोप डॉक्यूमेंट देना जो है वो उसको करना. फिर समटाइम्स वो कहते हैं अच्छा नहीं ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी ना, ये तो चले लिखा हुआ नहीं है बट होना तो हो. तो ये चीज़ें बड़ी हमारी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो स्पेशली जो लोकल हमारे, अब तो काफ़ी हद तक एजुकेशन आ गई है, बट ये प्रॉब्लम्स है. दूसरा हमारा प्रॉब्लम्स होता है जब आप एक टास्क करके माइलस्टोन्स आप अचीव करते हैं और उनको जब आप देते हैं कि आप इसको ज़रा चेक करके हमारा फीडबैक दें, वो मंथ्स के ऊपर डिले हो जाता है. तो वो होता ही है कि समटाइम्स उस ऐप की भी जो है ना वो नया वर्जन अपडेट आ चुका होता है जब तक कि वो हमें वो फीडबैक देते हैं कि जी मुझे इसके अंदर क्या चेंजेस करानी है. तो ये मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बड़े चैलेंजेस हैं इंस्टेड ऑफ पेमेंट्स का. तो पेमेंट्स तो आप ऑब्वियसली आ ही जाती हैं जल्दी अवधि है. तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स में भी यही होता है कि वो 90 डेज़ के बाद पेमेंट्स करते हैं जब आप उनको प्रोजेक्ट डिलीवर कर दें और आपको वो जॉब कंप्लीशन सर्टिफिकेट दें. जब अगर आप बिग कंपनीज़ के साथ काम करते हैं तो उनका पेमेंट मेथड भी ऐसा ही होता है. तो JCC के बाद जॉब कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद 90 डेज़ के बाद आपको पेमेंट. और आप जनरली आर यू गाइस वर्किंग थ्रू अपवर्क और इस तरह कोई प्लेटफॉर्म्स या डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्डिंग? डायरेक्ट पोर्टफोलियो पे है. ज़बरदस्त. अभी तक हम किसी उस पे अपवर्क या फाइवर के ऊपर. ये डायरेक्ट आपको रीच आउट करते हैं थ्रू ऑनलाइन पोर्टफोलियो? जी बिल्कुल. हैव यू एवर गॉन टू ट्रेड शोज या इस तरह की चीज़ें? कि नहीं, कभी नहीं, ज़रूरत नहीं कभी नहीं. हाँ, हमने असल में बहुत सर्टन नंबर ऑफ़ कस्टमर्स रखा, बहुत ज़्यादा हम उस पर नहीं गए. हम इतना फिर बाद में क्वालिटेटिव हो गए थे कि हमें समटाइम कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता भी था तो हम ना कर देते कि नहीं अभी हमारे पास बैंडविड्थ नहीं है. अब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है IT कंपनीज़ का पाकिस्तान में कि क्योंकि उनको पैसा आते हुए नज़र आता है तो वो प्रोजेक्ट ले लेते हैं, उनके पास कैपेसिटी होती नहीं है. वो ये समझते हैं कि मैं फ्रीलांस किसी से करवा लूँगा या मैं किसी दोस्त यार को बोल दूँगा, उधर फंसते हैं वो. तो वो भी एक काफ़ी बड़ा एक चैलेंज होता है फॉर लोकल IT कंपनीज़ के. वो सिर्फ इस चक्कर में कि हम ले लेते हैं, उनके पास वो मसल नहीं होता तो वो फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स को. तो वो भी and then in so you've been doing that for 7 years and that's grown to how many people now? बिफोर कोविड हमारे पास को 36 लोग थे, अब तकरीबन 25-26 के करीब है.
एंड उसी के साथ साथ आपने CXO ग्लोबल स्टार्ट किया. सो टेल मी लिटिल बिट अबाउट दैट, उसकी क्या स्टोरी? ये भी काफ़ी एक लॉन्ग जर्नी है, बिकॉज आई रियलाइज्ड के पाकिस्तान की जो IT और टेक कम्युनिटी है उसमें काफ़ी ग्रास रूट लेवल पे काफ़ी जो है वो गैप है जिसमें काम करना ज़रूरी है. तो उस वक्त फिर मैंने एक टेक कम्युनिटी स्टार्ट की. उसमें इवेंचुअली मुझे काफ़ी हद तक लर्निंग हुई, बिकॉज मैं इस इकोसिस्टम का आदमी नहीं था. जब आस्ते आस्ते सीखते गए फिर हमें पता चला कि टॉप ऑफ द लाइन हो क्या रहा है. अदरवाइज़ पहले तो आपकी असम्पशंस होती हैं, फिर जब आपको एक्चुअल समझ आती है बात तो फिर समझ आने में टाइम लगता है. सो एट टाइम्स मुझे रियलाइज़ हुआ कि नेशनल लेवल के ऊपर इस तरह की फॉरम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जिस तरह के एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इस तरह की फॉरम्स जो हैं वो इस तरह के पाकिस्तान जैसे इमर्जिंग मुल्क से स्टार्ट होनी चाहिए. एंड आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ फॉरम जो कि पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुई है, जो कि रिवर्स ये होता ही है ना कि बाहर की फॉरम्स होती हैं और वो पाकिस्तान में आके काम करती हैं. तो ये ओरिजिनेट पाकिस्तान की है और हम एक्चुअली अट्रैक्ट करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड बिग ऑर्गेनाइजेशंस को लाइक गूगल, फेसबुक और इस ऑरेकल और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ को कि वो पाकिस्तान में की मार्केट को एक्सप्लोर करें. राइट. तो उसमें हमें बहुत ह्यूज एक ट्रैक्शन मिली और उसमें जो C लेवल लोग हैं, CXO का मतलब है कि CEO, CIOs एंड CFOs, तो X इज़ अ वेरिएबल. तो वो लोग हमें जो है वो लीग को जो है वो ज्वाइन करते रहे. अब तकरीबन हम लोग ऑलमोस्ट 500 मेंबर्स को टच करने वाले हैं. राइट. ऑल बिग कंपनीज एंड ऑल फ्रॉम पाकिस्तान एंड अब्रॉड, बट एक्सक्लूसिवली पाकिस्तानी? एक्सक्लूसिवली नॉट पाकिस्तानी, इसमें गोरे भी हैं. बट ये कि एज आई मेंशन कि हम बहुत अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, हमने जनवरी 2019 में हमने स्टार्ट किया था. अच्छा. और इस टाइम के अंदर इतना बड़ा नंबर आना और और भी इंटरनेशनल लोग जो हैं वो देख रहे हैं इसकी तरफ. तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्चुअली हम खुद भी लर्न कर रहे हैं और इसको ग्रो भी कर रहे हैं. दोनों साथ. प्लान क्या है इसका? मतलब व्हाट इज इट लाइक अ नेटवर्क जिसके अंदर पीपल कैन जस्ट सॉर्ट ऑफ गेट टू नो ईच अदर, या आर यू लुकिंग टू हैव कॉन्फ्रेंसेस? व्हाट्स द प्लान? हाँ, हम कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं. देखिए, नेटवर्क तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही कॉमन है. मेरा ये प्लान था कि हम एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बिल्ड करें. सो नॉलेज इकॉनमी, आपको भी पता है कि एक नॉलेज पूल होना और उसकी जो वैल्यू है कि हम GDP जो है वो एक नॉर्मल इकॉनमी से शिफ्ट होकर नॉलेज इकॉनमी की तरफ जा रही है. तो मुझे उसकी वैल्यू का अंदाज़ा हो गया था कि हमारे पास क्योंकि ऐसे कोई इंस्टीट्यूट्स हैं नहीं जहाँ पे जाके मैं नेक्स्ट पैराडाइम को जाके लर्न कर सकूँ. शायद मैं थोड़ी सी मुश्किल इंग्लिश बोल रहा हूँ, बट टर्म्स मुश्किल बोल रहा हूँ. उसमें ये है कि जो नेक्स्ट मूवमेंट्स होती हैं ना IT सेक्टर में, तो हमें वो समझना जो है उसके लिए हमारे पास कोई इदारा नहीं है जहाँ पे जाके मैं सीख सकूँ. तो हम एक दूसरे से ही सीख सकते हैं. तो उसके लिए हमारा सबसे पहला इनिशिएटिव मूव यही था कि हम सब एक पेज के ऊपर आ जाएं. राइट. तो वो लोग जब आते गए तो फिर हमने एक दूसरे से सीखना शुरू किया और देन हम लोग जो है अपडेट होते रहे और फिर इसी तरह एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्ड होता रहा. उसके इर्द गिर्द ऐसा ही ऑब्वियसली होता है कि हम इवेंट्स कराते हैं, मीटअप्स कराते हैं, फिर हमारी पब्लिकेशन है, हमारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं. कॉन्फ्रेंसेस में भी हमारा ये होता है कि हम इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. तो 360 डिग्री उस इंडस्ट्री को हम एक्सप्लोर करते हैं. उसके फिर हम जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वाइट पेपर्स बनाते हैं. अब हम थोड़ा सा लैंडस्केपिंग जो है उसमें कि कौन से सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स या इंडिविजुअल्स हैं, वो कौन कौन काम कर रहे हैं, तो उसको हम थोड़ा सा नंबर्स बढ़ रहे हैं तो आप उसको सेगमेंट कर सकते हैं बेसिकली. जी, प्रोजेक्ट करते हैं और शोकेस करते हैं वहाँ पे. आइडिया यही था कि इंटरनेशनली पूल को हमने टच करना है. नॉलेज में ऑब्वियसली हम लोग बहुत पीछे हैं. आज आपने वो शायद तकरीर भी जो ब्रॉडकास्ट हुई है इमरान खान साहब की, जिसमें उन्होंने कंपेयर किया है हमारी GDP को, IT एक्सपोर्ट्स को, कि इंडिया जो है वो $150 अरब पे खड़ी है और हम लोग जो हैं वो नंबर्स जो हैं वो बहुत बहुत लो हैं. तो उसके पीछे ये कि 15-20 साल का ये जो गैप है वो अब हमें जो है बहुत रैपिडली कवर करना है. पोटेंशियल बहुत है और इसको अगर हमने टाइमली टैप कर लिया, ऑल दो टाइम तो हमारा निकल गया, मगर अभी भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है कि अगर हमने इसको फोकस होके इसके ऊपर आ गए तो इसमें जो है ह्यूज पोटेंशियल है. राइट. इसमें ना प्रॉब्लम बिकॉज पिछले कोई 10-12 एपिसोड्स के अंदर मैंने 3-4 डिफरेंट लोगों से बात की जिसमें पोटेंशियल की तो बड़ी अच्छी बात हो रही है. सो आई एम गोना मूव टुवर्ड्स द मोर ऑफ जिसमें मैं आपका एक्सपीरियंस टैप करना चाहूँगा. देखें, इसमें देयर आर डेफिनेटली पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है. IT जो आपके पाशा वाले हैं वो बड़ा धांसू किस्म का $10 अरब का नंबर भी देते हैं अगले 10 साल में. 10 अरब तो हम पिछले कम से कम 10 साल से सुनते हुए भी आ रहे हैं.
पहली चीज़ मैं ये करूँगा, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एज वेल, यू डोंट हैव अ डिग्री बट यू वर एबल टू सॉर्ट ऑफ गेट इनटू दिस स्पेस. पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि टैलेंट नहीं बन पा रहा, राइट? एंड आई टॉक टू अ कपल ऑफ पीपल अबाउट इट एंड इट सीम्स लाइक नोबडी रियली हैज़ एन आंसर टू दैट. कह रहे हैं कि बस जी यूनिवर्सिटियाँ कुछ कर लें या वो कुछ कर ले या कुछ, एवरीबडी जस्ट लाइक कि यार वो कर ले, प्रोजेक्ट ले आऊँगा मैं, काम ले आऊँगा मैं, क्लाइंट आ जाएगा. लेकिन सप्लाई साइड के ऊपर जो आपके पास टैलेंट ही नहीं है, जब आपके 87% सारा अनएम्प्लॉयबल बैठा हुआ है, जब उस बच्चे को वो प्रोसेस ही कोई नहीं आपने बनाया जिसमें ऑन बोर्ड करके अपस्किल करके आप उसको इंटीग्रेट किया जा सके, तो $10 अरब को जब आप बैक ट्रैक करेंगे तो दैट्स hundreds of thousands of potential new resources that need to be inducted into the job market. So my first question to you is, how do you see the talent problem being solved? What do you think is potentially the solution for it? बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप करोगे मुझसे. एक होता है कि आपने फैंसी मुझसे जवाब सुनना है. सो फैंसी तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जी पोटेंशियल है और बड़ा वो है. सो रियलिटी इज़ एंटायरली डिफरेंट. उसमें ये होता है कि आपको अगर मैं अपनी ज़ाती एनालिसिस करूँगा ना, तो ऑब्वियसली मैं अपनी जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर ज़्यादा मैं फोकस करूँगा कि मुझ में कमियाँ क्या हैं, सो दैट मैं उसको कवर कर सकूँ. हमें एक जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी कमियां हैं, उनको हम उस तरह हाईलाइट नहीं करते, और जब हम हाईलाइट नहीं करते तो उससे हम सीखते भी नहीं हैं. राइट. अगर हम ये सारा दिन ये बात करते रहें कि जी वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, हमारी यूथ है 60% यूथ है, तो उस 60% यूथ के लिए हमने किया कुछ भी नहीं है. कोई स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म नहीं है, इसीलिए जो वो टिकटॉक की तरफ जा रहे हैं या वो यूट्यूब की तरफ जा रहे हैं, एंड मोनेटाइजेशन. सो एक तो ये कि इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन नहीं है. जब मैंने आपको शुरू में कहा ना कि एक गैप है आईटी सेक्टर के अंदर जो ग्रास रूट लेवल पे, वो अभी भी है. उसकी वजह ये कि उसको कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है. वो ऐसा ही होता है कि कोई भी घर से आज ही प्लान करता है कि ठीक है जी मैं आज XYZ ओपिनियन के साथ मैं मार्केट के अंदर कूदता हूँ और मैं मासेस को अट्रैक्ट करता हूँ कि जी डॉलर कैसे बनते हैं, और मासेस पीछे पड़ने शुरू हो जाते हैं कि जी ये मुझे बताएगा कि डॉलर कैसे बनते हैं. तो हमारे पास इसके अलावा और कोई इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि इस मासेस को हमने ट्रेनिंग कहाँ से देनी है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कहाँ से करनी है. और उनको फिर हम ब्लेम करते हैं कि जी एकेडेमिया का कोई रोल नहीं है, हमारे आईटी सेक्टर का कोई रोल नहीं है, और हमारे XYZ किसी का भी कोई जो है वो रोल नहीं है. टॉप मैनेजमेंट साइड पे मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो प्राइमरीली प्रॉब्लम मैं ये देख रहा हूँ वो है हमारा इदारों का आपस में डिस्कनेक्ट होना. इदारे एक दूसरे से बात नहीं करते. तो सबसे पहली जो मैं ये ज़रूरत समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि इदारों को, उसमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी आ जाती हैं और सरकारी इदारे भी आ जाते हैं और मिनिस्ट्रीज़ भी आ जाती हैं. इनको आपस में और प्राइवेट सेक्टर के साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है. right. ये नीड है. ये नहीं करेंगे तो अगेन हम बैंड वैगन जो है वो मूव कर जाएंगे. अगर एक आम बच्चा पाकिस्तान में बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, वो कहता है कि जी मैं XYZ सर्विसेज अपनी वेबसाइट के ऊपर आज लगाता हूँ और मैं बेचता हूँ इसको कहीं पे भी, तो वो लिमिटेड हो जाता है रीजनल कि मैं अपने आस पड़ोस में ही उस चीज़ को बेच सकता हूँ, इधर वो ई-कॉमर्स हो या कोई भी सर्विसेज हो. उसकी वजह ये कि हमारे पास पेमेंट गेटवे नहीं है. उसकी वजह ये कि उसको बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस की तरफ जाना पड़ेगा. तो पहला इनिशियल चीज़ आती है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस. जब तक आप इस आम आदमी की पेन पॉइंट को नहीं समझेंगे, और उसको एड्रेस करने के लिए आपको इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जो कि ट्रांसलेट करे जाके विद ऑल द सरकारी इदाराज एंड द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसको ये बताए कि भाई असल प्रॉब्लम क्या है. अदरवाइज़ अगर आप ये ऊपर बैठ के डिसीजंस करेंगे जी फ़लाँ ई-गवर्नमेंट हो जाए या ये हो जाए, ये आई थिंक ये बाद के कॉस्मेटिक इश्यूज़ हैं. हमारा इशू है इस वक्त आम आदमी को, एक आम बच्चे को एम्पावर करना कि वो खारिया में बैठा है, नवाबशाह में बैठा है, उसको बड़े शहर में मूव नहीं करना किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को टेक करने के लिए. वो वहीं पे बैठ के अपना बिजनेस कर सकता है. तो हमें इसको एम्पावर करना है. तो उसके लिए आसान हल ये है कि वो अपनी कंपनी इजीली रजिस्टर करा सके, वो FBR के झमेले से निकल जाए, वो बाकी कंप्लाइंसेस में आए, फिर वो पेमेंट मैकेनिज्म उठाए, फिर वो अपनी इंटीग्रेशन करे. इतने प्रोसेसेस हैं कि अगला बंदा सोच के ना पीछे हट जाता है, कहता है अच्छा यार मैं फेसबुक पे शॉपिफाई लगाता हूँ और मैं अपनी XYZ कोई चीज़ बेचता हूँ. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में एड्रेस करने की सिर्फ ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ. तो डू यू थिंक पर्टिकुलरली अगर मैं आईटी इंडस्ट्री की बात करूँ, आईटी इंडस्ट्री सीमिंगली हैड अ गुड सिस्टम इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द एसोसिएशन. they've had an association for almost 2 decades now, and I feel like technically the structure was there for the industry to be able to vote in leadership that can represent them with the government.
somehow they've been largely unable to do that for most part. At least last 2-3 साल ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा ज़रा शोर मचना शुरू हुआ. सुनने में आया, आई बिलीव बुरकान की जो बुरकान सईद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लीडरशिप जो थी उसमें, तो he had he negotiated with them as well, और he got जो नई IT पॉलिसी भी आई थिंक उनके टाइम पे आई थी. Recently Badr is now I believe the chairman of Pasha. जी. तो उनकी अभी हमारी तकरीबन 2-3 एपिसोड्स पहले उनसे बात हुई, तो उन्होंने तो बड़ा डिटेल में बताया कि वी बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट like we're liaising with the government a lot now. Do you think there is a requirement for separate structures? या क्या पाशा का स्ट्रक्चर is not powerful enough, या क्या वजह है कि गवर्नमेंट को अभी तक वो चीज़ें नहीं समझ आ पा रही जो कि इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स हैं? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रीलांसर येस्टरडे. बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है उनका. उन्होंने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया, उन्होंने आपको तकरीबन 40-50 फ्रीलांसर्स को अपने अंदर करके, तो वो टेक्निकली एक सॉफ्टवेयर हाउस है बट दे स्टिल कॉल देमसेल्व्स अ फ्रीलांसिंग एजेंसी, बट मॉडल एसेंशियली सेम है, राइट? क्लाइंट्स के लिए वो जाके इधर से काम कर रहे हैं. तो वो मुझे यही कह रहे थे, कहते हैं कि यार ये विद IT पॉलिसी एंड एवरीथिंग हमें हर थोड़े से बाद पूरा एक IT पार्क है, एबटाबाद से हैं वो, तो वो कह रहे थे कि जी IT पार्क में हमारा जो है जी हमें वो GST वाले आ जाते हैं कि आप जो है सेल्स टैक्स चार्ज करें. तो वो कहते हैं जी हम अपवर्क पे क्या करें ना, अपवर्क से क्या अपना निज़ाम चेंज करें, क्लाइंट से हम कैसे चार्ज करें GST. एंड अगेन वो sheer lack of understanding on the grassroots level कि यार एक गोरे के साथ डिजिटल पे काम हो रहा है, यू कैन नॉट चार्ज GST, दिस इज नॉट लाइक करियाने की दुकान नहीं चल रही यहाँ पर. What would you say? What's the solution for this sort of understanding जो कि शायद गवर्नमेंट्स को नहीं है और उनको दिलवानी चाहिए? अगेन मैं उसी पॉइंट पे दोबारा आऊँगा. इन इदारों का आपस में डिस्कनेक्शन, किसी को उस कैटेगरी का पता ही नहीं है कि वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है. हम एक दूसरे की टर्म्स को नहीं समझते. अगर किसी IT सेक्टर में हम डाटा या डिफरेंट इस तरह की जो हम टर्म्स होती हैं उसको हम कुछ और कहते हैं, सरकारी साइड पे उन टर्म्स को कुछ और किया जाता है. तो हमारा वो जो डिस्कनेक्शन है, आई थिंक उसको ब्रिज करने की ज़रूरत है. तमाम इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मुझे जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी नज़र आ रही है वो डिस्कनेक्शन है. राइट. नंबर 2, हमें ग्लोबल एक्सपोजर से सीखना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए. हम लोग पहले एक चीज़ को आती है उससे हम डर जाते हैं, उस पर हम बैन लगा देते हैं, कहते हैं नहीं पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है, और समझने में इतनी वो हो जाती है कि वो बैंड वैगन ही निकल जाती है. तो मेरी नज़र में सबसे पहला तो ये, फिर उसके बाद विल भी आती है. ऑब्वियसली बहुत सारे इदारों की विल नहीं होती, वो सुनने की अहलियत रखते हैं या नहीं रखते, उनकी अपनी भी उसको समझने की अहलियत है या नहीं है, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है. बट आई गेस हमारे जो छोटे पेन पॉइंट्स हैं ना, अगर हमारे एक आम आदमी को अगर हम एम्पावर करने की तरफ ज़्यादा फोकस करें. देखो हमने एट द एंड ऑफ द टाइम क्या करना है, हमने ये करना है कि IT एक्सपोर्ट को बढ़ाना है. हमारे पाकिस्तान से बाहर से पैसा आएगा तो ही हम नर्चर करेंगे, अदरवाइज़ आप और मैं एक दूसरे से बिज़नेस करते रहेंगे तो हम कभी नर्चर नहीं कर सकेंगे ना. तो हमें बाहर से बिज़नेस चाहिए. उसके लिए हमें जो है जो प्राइमरीली चीज़ें, देखिए पेपॉल 1998 में बन गया था, आज भी हम उधर ही खड़े हुए हैं. हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जब तक ये पेमेंट गेटवे का मामला हल नहीं होगा, हमारा एक आम बच्चा पाकिस्तान से बाहर बिज़नेस करके वहाँ से पैसा पाकिस्तान में लैंड नहीं करेगा. उसके लिए हमें पॉलिसी मेकिंग की तरफ ऑब्वियसली जाना है, उसकी तरफ हमें जो है वो फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम करना है. हमें FATF का भी चैलेंज है, हमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के भी इशूज़ हैं. तो हमें थोड़ा सा, मुझे ये लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, और इनके साथ राउंड टेबल्स करें, इनके साथ काम करें, इनके साथ मिल के बात करें. और बहुत थिन लाइंस हैं, हम बहुत जल्दी इन चीज़ों के सोल्यूशंस जो है वो निकाल सकते हैं. अदरवाइज़ ठीक है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहें और ये कहते रहें कि जी पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, उसका हासिल उसूल कुछ नहीं है. देखें मैं ये समझता हूँ हमारा मेजर जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हमने आंखें बंद की हुई हैं और हम ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और असल प्रॉब्लम्स को, पिन पॉइंट्स को हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं. और इसी वजह से जो है वो हमारे आज तक तमाम चीज़ें जो हैं वो, आज आप ज़रा बैंक अकाउंट खोलने जाए ना. नहीं, मेरा तो ये मसला चल रहा है सर. मैंने अभी एक कंपनी का अकाउंट खुलवाया है, पाकिस्तान के लीडिंग बैंक से खुलवाया, बल्कि हम कौन से पैसे ले रहे हैं उनसे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से खुलवाया हमने. हम भी पिछली कंपनी में उसी में यूज़ कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे. तो रबर स्टैम्प चाहिए, लेटर हेड चाहिए, वो तो सर महीना लगा डॉक्यूमेंट्स में, तो वो तो महीना लग गया. अभी मेरा अकाउंट लास्ट वीक ना 1.5-2 महीने बाद अकाउंट खुल गया. उन्होंने पता नहीं क्या क्या पूछा. हम डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मीडिया की, वो सारी की सारी. तो उन्होंने कहा जी अपने सप्लायर्स और वेंडर्स बता दें. मैंने कहा सर वेंडर्स तो मैं बता सकता हूँ, सप्लायर्स मैं क्या बताऊँ ना. मैंने फिर बताया, मैंने कहा मैं कैनन के कैमरे इस्तेमाल करता हूँ, मेरे सप्लाई मतलब सही है, सच एन ऑब्सोलीट वो, बट केप्ट ऑन आस्किंग मी ऑल दीज क्वेश्चंस. लेजिटिमेट बिजनेस थे, ऐसे भी रजिस्टर्ड थे, हमने सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दी.
लास्ट वीक जब वो अकाउंट खुला है तो मुझे एक व्हाट्सएप पे एक टेक्स्ट आ गया, ये आपका नंबर है, छोटा नंबर, आई बैन मुझे नहीं समझ आई, पता नहीं क्या सीन है। एक मुझे लेटर आया उस पर भी आई बैन नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा यार मैं तो छुट्टियों पे हूँ, नेक्स्ट वीक आऊँगी तो देखी जाएगी। सही। जो आपकी एम्प्लॉई जिनको तनख्वाहें जानी हैं उनके अकाउंट्स की बात है, उन्होंने कहा कि यार वो बंदा है, वो उसको मैंने नंबर दे दिया, वो अपनी कॉल कर लेगा मूड पे। सही। ब्रांच जाऊँ, ब्रांच तो अब जा नहीं सकते, डिजिटल बैंकिंग का ज़माना है यार। इट्स सच एन इन्फ्यूरिएटिंग एक्सपीरियंस। मेरा दिल कर रहा था मैं छोड़ दूँ, ख़त्म करूँ, आगे जाऊँ। तो मुझे बताया ना कि एक आम एंटरप्रेन्योर को हम बात तो करते हैं बड़ी, तो हम एंटरप्रेन्योर को कैसे एम्पावर करेंगे। मैं हकीकतन ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान में मेजर जो मुझे अफसोस होता है वो ये है कि जानपहचान.com है, ठीक है। एक आम आदमी की कोई यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, जब तक कि आपके कनेक्शंस नहीं होंगे, जब तक कि आपकी दोस्ती नहीं होगी, तब तक आपका काम बहुत हद तक जो है वो नहीं होता। हाँ। तो एक तो इन तमाम मामलात को, दूसरा हम लोग हमेशा बिट्स एंड पीसेस में काम करते हैं, साइलोज में, ये फ़लाँ कर रहा है, ये कर रहा है, अच्छा दूसरा ग्रुप दूसरे से बात नहीं करेगा। मेजर जो दूसरा मैं एक इशू देख रहा हूँ वो ये है कि हमारे टॉप साइड पे जो है ना वो ईगोस्टिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। मैं उससे बात नहीं करता, मेरे इससे ये है, मेरा उससे वो, इदारों में भी ये चीज़ जो है वो नज़र आई है। तो अगर हमें नेशन एज अ नेशन हमें बिल्ड होना है ना, तो हमें कुछ चीज़ें जो हैं उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, और ये एक रियलिटी है जिसको की तरफ जाना पड़ेगा बेसिकली, जिसको हमें फेस करना है। देखिए अगर मैं ये कहूँ कि जी व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, वो एक उसने हसन निसार ने बड़ी अच्छी एक बात की थी, मैंने तो कुछ चीज़ों को उनकी ग्रह बांध ली है। उन्होंने कहा था कि एक आदमी बादशाह सलामत के कोई बेटा होता है या बेटी होती है, तो उसकी उसने वो तीमारदारी की होती है और वो ठीक हो जाता है, इलाज किया होता है, वो ठीक हो जाता है। तो वो बादशाह सलामत कहते हैं कि इसके वज़न के हिसाब से इसको सोना दे दो। तो कहते हैं मुझे सोना ना दें, मुझे अपने मुल्क से ट्रेडिंग करने की इजाज़त दे दें। ये जो माइंडसेट है ना, ये हमें अपनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम अपना बेनिफिट बाद में देखें, पहले हम ये देखें कि हमारे डोर्स कितने ओपन हो रहे हैं विद अदर कंट्रीज़, और हमारी लॉन्ग टर्म पे हमें कितने, हम हमेशा ये देखते हैं कि जी हमारा शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या है, मुझे क्या मिल रहा है, उसमें मुल्क को कितना नुकसान पहुँच रहा है, कोई नहीं इस तरफ सोचता। आई एम सॉरी टू से, बट बहुत कम अगर ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं। कॉस्मेटिक बातें आप जितनी भी कर लें, ठीक है जी ऐसा हो रहा है, यही वो वजह है कि आज भी हम उसी सर्कल में खड़े हुए हैं। अब थोड़ी सी चेंजेस मुझे नज़र आनी शुरू हुई हैं अपर लेवल पे, और विलिंगनेस भी नज़र आई है। तो आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह स्लो एंड स्टडी बट कर लेंगे हम लोग इंशाल्लाह। इसमें कुछ चैलेंजेस इस तरह के आते हैं जो कि जनरली मैं मार्केट में जब सुनता हूँ तो बड़े स्टैंडर्डाइज चैलेंजेस हैं। पेपैल का आपने जिक्र किया, इट्स जस्ट समथिंग दैट वी बीन हियरिंग अबाउट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years। फ्रीलांसर्स का एक बहुत मेजर ये एक पेन पॉइंट था। इवेंचुअली पेयोनियर एंड कपल ऑफ अदर प्लेयर्स केम इन एंड दे सॉ द गैप, एंड उन्होंने कहा यार चलो दरमियान में आ जाते हैं, ऑल्दो फीस वगैरह लेते हैं तो इट्स हिट पड़ती है आपको। बट पेपैल का आई रीच्ड आउट टू द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नैरेटिव, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारा तो मसला ही कोई नहीं है, पेपैल इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता। हमने उनसे मल्टीपल मीटिंग्स की हैं। अब इस किस्म की सिचुएशन में what can we do at this point in time, right? So फिर आप क्या solution potentially निकाल सकते हैं? Because you're absolutely right, we need to be connected to the world, and FATF and वो I feel like वो तो cop out lazy and excuses है ना, कि यार वो FATF हो गया, उसके भी mechanisms हैं, आप बना सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। रोशन डिजिटल आपने बना दिया, आप रोशन डिजिटल फ्रीलांसर्स क्यों नहीं बना सकते कि आपका वो जना किसी तरीके से you get connected to the world and उस तरह से। But what about areas like these? Pakistan, unfortunately, is not a very competitive market in terms of business as well. And a lot of these international players are not coming in because उनको यही होता है कि यार यहाँ पर आएंगे, the cost of business is too high. PayPal, for example, I was looking at, I believe, I'm not sure which market, but one of the very big markets recently, उन्होंने अपने आप को वहाँ से पुल आउट कर लिया। तो obviously PayPal is a business, they'll see कि कहाँ पे में रिटर्न ज़्यादा है और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उनका मानना ये है कि यार मार्केट साइज़ इतना बड़ा नहीं है कि हम जो है ये सर्विसिंग कर सकें कि बाहर का पैसा पाकिस्तान में लेकर आएँ और फिर पोटेंशियली पाकिस्तान का पैसा बाहर लेकर आएँ। डू यू थिंक वी कैन क्रिएट सम सर्विस ऑफ आवर ओन, फॉर एग्जांपल, जो कि एटलीस्ट यहाँ से इस पूरी मैकेनिज्म को बाहर ले जाए और बाहर जाके पेपैल से कनेक्ट करते हुए पेपैल डज नॉट हैव टू सेट अप द इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड स्टिल इज एबल टू मूव दैट मनी, फॉर एग्जांपल। नहीं, देखें बैंक्स तो कर रहे हैं, और अगेन मैं कह रहा हूँ डिसकनेक्शन है। मैंने जब इसमें इन्वॉल्व हुआ तो ऐसे बहुत सारे फिनटेक्स आए हैं जो ये सर्विसेज जो ये सॉल्यूशंस दे रहे हैं। अगेन हमारे कुछ जो पेन पॉइंट्स है, आई डोंट नो आप KYC के बारे में कितना जानते हैं या KYCC के बारे में कितना जानते हैं। हमारे कुछ जो ये वाले एरियाज़ हैं जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, अगेन मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ कि
कारोबार करने के लिए आसानी जो है ना वो हमारे एक आम आदमी के लिए नहीं है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बैंक अकाउंट खुलने में 2 सवा 2 महीने या 2.25 महीने आपको लगे हैं। आप, अगेन ये कह रहा हूँ ना, आप एक बड़े शहर में बैठे हैं। आप जस्ट इमेजिन करें कि किसी छोटा सा सरगोदा है, गुजरांवाला है या नवाबशाह है, वहाँ का बच्चा क्या करे, या सखर है, वहाँ का बच्चा क्या करे। तो वो बड़े शहर को जब इतना टाइम लग रहा है तो छोटे शहर को उस स्टेज पे आने के लिए पेमेंट गेटवे जो है वो आपको एम्पावर करता है। पेयोनियर अनफॉर्चुनेटली मर्चेंट अकाउंट नहीं देता। राइट। फ्रीलांसर एक बहुत, मैं समझता हूँ एक सर्टन, ऑल्दो एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है, बट एक सर्टन चंक है। आप सिर्फ सियालकोट इंडस्ट्री को ज़रा आप मर्चेंट अकाउंट दें ना, कि वो अपना जो है वो ऑनलाइन ई-कॉमर्स के ऊपर आ जाएं और अपनी चीज़ें ऑनलाइन बेचें, वो आप कितना ट्रिपलीफाई कर जाएंगे अपनी जीडीपी को। राइट। चक्कर ये है कि हम इस मिथ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि मर्चेंट अकाउंट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। कि आप एक वेबसाइट पे जाएं, मेरी आज सर्विसेज हैं, मेरा 24 घंटे दुकान खुली हुई है, मेरा कस्टमर आता है, मुझे स्वाइप करके पे करता है, मेरे अकाउंट में आ जाते हैं पैसे। ये वाला चंक अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना, तो ये इंडस्ट्री बहुत रैपिड बूम कर जाएगी। तो फ्रीलांसर तो एक बहुत, एक मैं समझता हूँ बहुत छोटा सा पार्ट है। हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो ग्रोथ है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो कि हमारा जो होम बेस्ड वेंडर है वो एम्पावर कर जाएगा। एक गांव में बैठी हुई देहात के अंदर जो खातून है, जो कि वो कुछ भी बुन रही होती है, उसको वो ई-कॉमर्स पे लाने की अहल हो जाएगी, बिकॉज कोई भी आके उसमें उसको एम्पावर कर देगा कि ठीक है जी, तुम्हारी वेबसाइट बनाना उसको कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बट एटलीस्ट तुम्हारी प्रोडक्ट ऑन बोर्ड आ गई और वहाँ यूके से बैठ के, यूएस से बैठ के लोग उसकी प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। हमारे यहाँ तो अभी जो बड़े वेंडर्स हैं लोकल ई-कॉमर्स के, अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों हम COD पे खड़े हुए हैं, क्यों हमारा रिटर्न रेट 37% से भी ऊपर चला गया है। तो ये चैलेंजेस हैं जो कि हमें ये इन इश्यूज से हमें निकलना पड़ेगा, और ये तभी होगा। अगेन मैं उसी पॉइंट पे बार बार आ रहा हूँ कि हमारी जब तक ये डिस्कनेक्शन जो है ना इदारों का, हम आपस में बैठेंगे और हम इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करें और इस पर मुत्तफ़िक हो जाएं कि यार ये मसला हम इस तरह हल कर सकते हैं। और ये हल पड़ा है, ऐसा नहीं है कि कहीं हमें किसी बाहर के किसी फ़िलासफ़र को हमें बुलाना पड़ेगा। ये इंटरनली मिल जाएगा आपको, क्योंकि वो पेन पॉइंट्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपके साथ बैठेंगे, वो आपको बताएंगे ये मेरे पास हल है। असल ये है कि उनको ये पता नहीं है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा, और ये इंडस्ट्री आपको बता नहीं पा रही है, या क्योंकि मिल नहीं पा रही है। तो वो हमारा मामला जो है वो वहीं की वहीं खड़ा हुआ है। राइट। सो दिस इज़ द एक्चुअली होलिस्टिकली इशू जो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे कुछ हर्डल्स हैं जिसमें हमें जो है निकल जाना। और मुझे अब थोड़ा सा इंशाल्लाह हम लोग अपनी इन्वॉल्वमेंट भी इसी में करें, बिकॉज बैक CXO के हमारा यही है कि हम इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करके अगले जो आगे जो हमारी बैचेस आ रहे हैं बिजनेसेस के अंदर, उनके लिए थोड़ा सा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो हम डेवलप कर सकें। जी आएँ आप, ज़रा काम ज़रा इजी करें। फिर ऑब्वियसली बाहर से इन्वेस्टमेंट्स भी आनी है। सो इन्वेस्टमेंट में भी बहुत बड़ा इशू ये है कि पैसा पाकिस्तान में लैंड नहीं होता। तो बाहर कहीं आप सिंगापुर या दुबई में कंपनी रजिस्टर करते हैं, वहाँ पे आता है, फिर यहाँ तो सिर्फ पेरोल आपका जो है वो ड्रॉप हो रहा होता है। तो उसमें भी आपको जो है ना वो 23-27% टैक्स की हिट पड़ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें। हैव यू सीन द रीसेंट STCA वाला जो इन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया? हाँ, मेरी आज भी जो है उनके, दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क। तो जो एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है, और आज हम आई थिंक STCA के सबसे बड़ा एडवोकेट जो है वो मैं हूँ, और मैं IT कंपनीज़ को इनवाइट करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा आपके पास जो है ना वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको अवेल करना चाहिए। और एक बहुत बड़ी फैसिलिटी जो है वो आई थिंक IT सेक्टर को मिल रही है कि 10 साल का आपको टैक्स जो है वो टैक्स ब्रेक भी है, मिल रहा है, एक सिंगल जगह पर आपको सारा कुछ और पूरा इकोसिस्टम आपको मिल रहा है। तो हेड्स ऑफ आमिर साहब ने जो माशाल्लाह इसमें अपनी एनर्जी और एफर्ट्स पुट किए हैं, जिसमें आई एम श्योर कि पाशा का भी इनिशियली रोल है, और इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं। तो मुझे ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर नज़र आ रहा है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी का। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये खुशी है कि समा होती है इधर मैं भी उसका एक पार्ट हूँ। मैं सबसे बड़ा एडवोकेट हूँ उनका, मैं सब लोगों को बोलता रहता हूँ। सो एज़ वी हैव एन एक्सेस टू मोस्ट ऑफ द IT कंपनीज इन पाकिस्तान, और तो इस वजह से हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है मुल्क की तरफ के हम जो हैं वो किसी तरह एक अच्छा रोल जो है वो प्ले कर सकें फॉर द इकोसिस्टम। राइट। ये तो आपकी, मैं प्रॉब्ली जो गवर्नमेंट वाली आपने चीज़ें बताई हैं इदारों की, और वो मेरे अपना एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा है। एंड वही वाली एज का भी एक तकाजा है कि जैसे व्हेन यू हैव 60+, 55+ at the top seats, so it's difficult for them to understand that the world has really sort of changed, and you don't necessarily, I mean, you definitely need the tire factory and the tile factory and the cloth factory
बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि यार सरगोदा का बच्चा या पिंड दादन खान का बच्चा जो है वो एक टैबलेट या एक कंप्यूटर यूज़ करके भी घर बैठे पैसे कमा सकते हैं. सो फॉर देम इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ प्रायोरिटी. And I feel like it undoubtedly, that there needs to be more work there. I'm going to bring you back to my original question, though. And this is now pertaining to the private sector, right? कि governments ने ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है, जब डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, डेफिनेटली उसमें पेमेंट, एनर्जी, इंटरनेट, बैंडविड्थ, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उनके उस पर आ जाती हैं. टैलेंट भी अगर हम इंडिया की मिसाल हैं तो IIT इज़ डेफिनेटली entirely public funded. I mean, remarkable feat that they have done, and I think that has really sort of pushed their industry forward. But then वही वाली बात है कि मैं कहता हूँ कि यार मैं इसको इस तरह ले लें, गवर्नमेंट से तो हमारी वो रहेगी होप, बट पाकिस्तान है, वन कैन ओनली होप, बट इट्स अ फुल्स होप वाली बात है. बट हम ये भी तो नहीं कर सकते कि हम बस वेट करते रहें कि गवर्नमेंट कुछ करे, वरना हमने पैसा ही नहीं कमाना, राइट? एट द एंड ऑफ द डे. बिल्कुल सही है. तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो नज़र आ रहा है ना इस टाइम के ऊपर, वो मुझे यही नज़र आ रहा है कि एंड सिस्टम्स की मिसाल आपके सामने, मैं सिस्टम्स की मिसाल आजकल बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, बिकॉज सिस्टम्स ने तकरीबन 850 से 4,500 बंदे पे गए हैं पिछले 2-2.5 साल के अंदर. सिस्टम्स जो है उसने मार्केट खाली कर दी है इस टाइम पे. मैं अगर इस्लामाबाद की बात करूँ तो कोई ऐसा कोई टैलेंटेड रिसोर्स है नहीं जो कि वो तोड़ के ना ले जा सके हों. बाकी वाली कंपनियां रोने वाली हुई हैं इस टाइम के ऊपर, बिकॉज नाउ दे हैव टू डील विद ऑल ऑफ दिस न्यू कमर्स जिसके पास है ही नहीं इनसाइट. अगेन मैं रिपीट करूंगा जी, 87% आपका सारा जी नॉन हायरेबल है एसेंशियली. आपकी अपनी कंपनी है, आपने देखा होगा जी कितना बंदा, आपका चर्न रेट किस तरह से होता है, आता है बंदा, वो उसको कोई समझ नहीं होती, वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है यार मैंने 4 साल तक वो फीस भरी है, अभी तो मुझे अच्छा आप भी IT इंडस्ट्री में रहा है, तो वो तो बात सुन के यार है कि भैया आप तो माला माल होकर ही निकलेंगे. और कोई टैलेंट नहीं होता उस टाइम पे, राइट? वो ऑब्सोल्यूट टैलेंट के साथ आते हैं. आपको लगता है कि 3 से 6 महीने तो मुझे बनाना पड़ेगा और मैं उसके ऊपर उसके पैसे भी दूँ. अब वजह अब हो ये रहा है कि छोटी सी प्लेग्राउंड है, उस पर प्राइस वॉर चल रही है. हर बड़ी कंपनी, उसके CEOs आते हैं, आके साथ बैठते हैं कॉन्फ्रेंस पर, कहते हैं जी मुल्क बदलेगा, 10 अरब डॉलर की जाएगी एक्सपोर्ट. वही वापस आते हैं और उनकी HR आपस में लड़ी होती है कि भाई तू उधर 2 लाख ले रहा है तो 2-20 मेरे पे ले ले. वही बंदा 3 महीने बाद इधर आता है, 3 महीने बाद उधर जाता है. बाय द एंड ऑफ द ईयर वो 3 लाख 3.5 लाख पे बैठा हुआ होता है और वापस पहली कंपनी में ही होता है. इट मेक्स नो सेंस. इट्स अ बायर्स मार्केट, इट्स अ टेरेबल मार्केट, एंड अनटिल एंड अनलेस न्यू टैलेंट इज क्रिएटेड आप उसका कुछ नहीं कर सकते. अच्छा, IT इंडस्ट्री के पास पिछले 2-3 साल के अंदर, 2-3 साल पहले जब IT इंडस्ट्री की बात कर रही थी तो मैं फिर भी समझ रहा था. क्योंकि आपने एक इम्पोर्ट लेड इकॉनमी बनाई हुई थी. आपने एसेंशियली IT इंडस्ट्री के पैसे से पूरे पाकिस्तान की इम्पोर्ट सब्सिडाइज हो रही थी. तो मैं मान रहा था कि यार कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, बिजली आती नहीं है, ये है वो है, तो इसमें बड़ा मुश्किल है. आज तो IT इंडस्ट्री के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, रीबेट है, डॉलर जो है वो प्राइम्ड है लिटरली फॉर द IT इंडस्ट्री के. यार जहाँ पर कोई ज़्यादा मसला होने लगे तो जी डॉलर फ्री फॉल पे जाएगा आपके पास. हर महीने 1.5 बाद जो है ना एक दिन में वो आ जाता है, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट लेट जितनी भी है. तो मुझे अब लगता है कि IT इंडस्ट्री का एक थोड़ा सा ज़्यादा रोल होना चाहिए. हमें तकरीबन कोई 5 से 10 लाख बच्चा चाहिए है IT इंडस्ट्री के अंदर, हाई लेवल से लो लेवल, फ्रॉम एडवांस एनालिटिक्स टू ग्राफिक डिज़ाइन. मैंने कहा कि बेसिक एंट्री लेवल, कंटेंट राइटिंग, जिसको मैं IT इंडस्ट्री में डालूंगा, IT सर्विस इंडस्ट्री में डालूंगा. वो बच्चा कौन डेवलप करेगा अगले 10 साल? एंड आई थिंक नोबडी हैज़ एन आंसर फॉर दैट. लाइक हाई लेवल पे तो हमें एक फ़लसफ़ा मिल जाएगा, बट रियली आई मीन हाउ आर वी गोना गेट इट? ठीक है, हम वेट करते हैं. एग्री. आई विश कि मैं ऑक्टोपस होता और मेरे ज़्यादा हाथ होते और हम इसको करते. ऐसी इतनी गैप है ना कि मैं अगर आज हम बैठेंगे और इस पर हम बात करेंगे ना, तो आई कम्प्लीटली एग्री, इस तरफ काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हम पुश तो कर रहे हैं कि इन एरियाज़ को देखा जाए, एंड आई सर्टनली एग्री कि इस वक्त जो है वो प्राइवेट सेक्टर को और कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत शिद्दत से ये प्रॉब्लम है कि उनके पास टेक्निकल रिसोर्सेज के काफ़ी इश्यूज़ हैं. और आई थिंक इधर जो है वो बहुत सारे इदारों को जो करंट टेक्नोलॉजी है उसकी ट्रेनिंग्स के लिए आई थिंक एक बहुत बड़ा गैप है जहाँ पे काम किया जा सकता है. और अभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस वक्त ऐसा इदारा है, माँ सिवाय एपटेक एक है जो कर रहा है. मुझे नहीं पता कि उनका जो वो लेवल है वो कितना हाई है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर उनको इंगेज कर सके, वो कितनी करंट टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ा रहे हैं. बट ये है कि ये एक काफ़ी नीड ऑफ द आवर है और इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड आई डू एग्री
कि हमें पाइथन वाले साइड पे या जो मेन स्टैक है या इस तरफ जो है हमें लाखों में लोगों की ज़रूरत है। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू इस वक्त, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो लो हैंगिंग की तरफ जा रहे हैं कि जी ठीक है मैं फ्रीलांस करूँगा, रात को पूरी रात जागेंगे, चिल करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे और ठीक है जी मुझे $2000-5000 आ रहा है महीने का, मैं चिल करूँगा, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं सुबह 9 बजे जो है वो ऑफिस में बैठा हूँ और मेरा वहाँ पे ये चीज़ें भी चेक हो रही हैं, वो चीज़ें भी चेक हो रही हैं। बट ये कि ये वाले इस एरिया को भी हमें जो है वो एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक कैप होती है। तो फ्रीलांसिंग की भी एक कैप है, मतलब एक सर्टन इंडस्ट्री है ना, उसके ज़्यादा तो आप ऐसा ना हो कि वो डिमांड जो है वो कम हो जाए और आपकी सप्लाई इतनी ज़्यादा हो जाए तो फिर वो नील पटेल ने वो बात की थी ना कि हमारे ब्लॉग्स अब इतने हो जाएंगे कि पर ब्लॉग जो है वो 3 यूज़र जो है वो आपके पास रह जाता है। तो हमारे पास एक इतनी ज़्यादा चीज़ भी ना हो जाए कि हम जो है वो एक्सेस कर जाएं और फिर उसको उस तरह मैनेज भी ना कर सकें। तो हमें बहुत आई थिंक इन तमाम एरियाज़ को, स्पेशली मैंने जब आपको कहा कि यूथ हम हर बार ये कहते हैं कि 55-60% हमारी यूथ है, तो हमें इस तरफ भी जो है वो एड्रेस करने की ज़रूरत है, बट इधर कोई भी नहीं है अभी। कोई आपका सोल्यूशन पोटेंशियल दिमाग में आता है फॉर दिस, कोई मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर? बिकॉज मैं गवर्नमेंट को इस वजह से नहीं देखता, गवर्नमेंट ने ट्राई किया जी, प्रेसिडेंट से आई इनिशिएटिव, लिटिल टू नो रियल, अगेन वो डिस्कनेक्टेड था ना। देखो अगर आप सिर्फ सप्लाई पे काम करेंगे, डिमांड का आपको आइडिया ही नहीं है, तो यू थिंक वो सप्लाई से ही क्रिएट हुई है? तो मुझे ये नहीं आइडिया, मैंने डिग डीप नहीं किया और मैं इस पर, मुझे अगर थोड़ा सा भी होता तो मैं डेफिनेटली क्रिटिसाइज़ करता, मगर मुझे अभी मैंने इसको एक्सप्लोर किया नहीं है और मैंने थोड़ा सा इसको वो देखा भी नहीं, बट ऑब्वियसली कुछ तो था जिसकी वजह से वो सस्टेन नहीं कर पाया। बट हम लोग फ्यूचर में, अब साल भर पहले हमने प्लान किया था कि हम CXO अकेडमी एक बनाएंगे, और CXO अकेडमी में भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बड़ा एक आई डोंट नो, लोग मुझसे नाराज़ ना हो जाए, हमारे यहाँ ये बड़ा एक रुझान है कि हम सेल्फ सेंट्रिक बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर मैं फॉर इंस्टेंस इंस्टीट्यूशनल सोच की तरफ अगर मैं आऊँ तो मुझे शायद ही कोई ऐसा फ्रेम में कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो इंस्टीट्यूशनल सोच रखता है या ऑर्गेनाइजेशनल माइंडसेट के साथ आता हो। हर कोई ये कहता है कि मैं फ़ेमस हो जाऊं, और हर कोई ये कहता है कि मैं इतना चांद बन जाऊं कि जी मेरी तरफ सब वो, उससे क्या होता है कि हमें लॉन्ग टर्म पे नुकसान होता है पाकिस्तान के लिए। तो हमें बहुत अच्छे टीचर्स मिले, हमें बहुत अच्छे ऐसे ट्रेनर्स मिले, बट वो सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच की वजह से हुआ ये कि ज़ाहिर है आपके पास 24 घंटे हैं, आपके पास लिमिटेड कैपेसिटी है, कितने बच्चों को आप पढ़ा लेंगे। तो हमने उसका वो ट्रेन द ट्रेनर वाला मॉडल नहीं डिज़ाइन किया, उसको हमने इंस्टीट्यूट में नहीं कन्वर्ट किया। हम एक ही ट्रेनर पे हम रहे और हमने कहा कि नहीं जी ये इस तरह ना हो जाए, उस तरह ना हो जाए। वो लिमिटेड अप्रोच की वजह से, अगेन मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ जहाँ पे हम ये कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान के लिए कभी भी नहीं सोचा, हम हमेशा अपने लिए सोचते हैं। ऑल्दो उसका शॉर्ट टर्म तो आपको बेनिफिट होता है और वो नज़र आता है कि जी आपने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कोई माइलस्टोन अचीव कर लिया, बट वो जब ट्रांसलेट नहीं होता इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट की तरफ, आप ज़्यादा बड़े बन जाते हो और वो जो नाम होता है वो इतना सा कहीं वो एक्सप्लोर करने पे पता चलता है कि इस नाम को कहीं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि वो आप जो आपने डेवलप करना होता है ना, वो चीज़ आप डेवलप नहीं कर सकते और वो उस इकोसिस्टम का पार्ट नहीं बन सकते, बिकॉज वो होता ही सेल्फ सेंट्रिकनेस के ऊपर है। वो एक लैकिंग मुझे नज़र आती है, एंड आई विश कि कहीं पे इस चीज़ को, मेरी बात सुन के अगर किसी पे असर आ जाता है तो हमें ज़रूरत है। तो CXO अकेडमी जब मैंने प्लान किया था तो हमने यही किया था कि हमारे जो CXO के मेंबर्स हैं, अगर कोई CIO है एक बड़े इदारे का, तो उसके पास 30-35 साल का एक IT का तजुर्बा है, CTO के पास तजुर्बा है, हेड ऑफ़ IT के पास तजुर्बा है। तो क्यों ना इसके तजुर्बे को हम ट्रांसलेट करके असल जो हमारी इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो अपने वीक के 2 घंटे दे और उन बच्चों को पढ़ाए रिमोटली जूम के ऊपर, और उसका हम प्रॉपर एनरोलमेंट प्रोसेस बनाएं। और इंशाल्लाह मैं इसको एड्रेस करूँगा, मेरे जहन में बिल्कुल है, बट हमारे पास इदारे में करने के लिए इतना कुछ है। और मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आगे आने वालों को आप इतना एम्पावर कर दें, उन पे पावर आप ट्रांसफ़र कर दें, सो दैट आपकी कैपेसिटी मैं 25 घंटे नहीं रख सकता हूँ। तो हम जब तक ये पावर शिफ्ट नहीं करेंगे दूसरे के ऊपर, तब तक वो चीज़ वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, और हम इसीलिए एक ही सर्कल के अंदर जो है वो घूमते जा रहे हैं, और आगे जो है उसका हमारे को रिजल्ट्स उतने खातिर ख्वाह आ नहीं रहे। एंड आई एम ग्लैड आपने सिस्टम्स लिमिटेड की बात की। आसिफ इज़ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन, वो हमसे बात भी करते हैं। ही हैज़ एक्चुअली दैट काइंड ऑफ पेन, जहाँ पे वो ये बात करता है कि हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, हमारा फ्रीलांसर्स नर्चर होना चाहिए, हमारे पास जो है वो IT सेक्टर में जो है वो हमें कोडर्स एंड डेवलपर्स, और इस सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
और स्पेशली उस स्टैंडर्ड की, क्योंकि हमारे पास वो एक स्टैंडर्ड की भी लैकिंग है। तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड है जहाँ पे जो है हमें उस लाइन लेवल का कोड करना है, जहाँ पे हमें फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम करना है, वायर फ्रेम्स के ऊपर काम करना है। तो आई थिंक फ्यूचर में शायद अगर कोई और ना कर सका, अगर कोई ऐसा मैं अगेन ये रिक्वेस्ट करूँगा किसी को भी कि अगर वो आके इसमें इनिशिएट करना चाहता है, वी आर ऑलवेज़ ओपन फॉर एवरीवन। हम ये सारा इनिशिएटिव उठा के उनको देने के लिए, मैं सारी एक्सेस उनको देने के लिए तैयार हूँ कि बिल्कुल ठीक है जी, आप करें, और इसको लेके हमें कोई तख्ती नहीं चाहिए, कोई झंडा नहीं चाहिए, आप करें, कोई मसला नहीं है। तो उसके लिए हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। मैं मेरी तरफ से जो कोई हो सकेगा, अगर कोई इसको इनिशिएट करना चाहता है, वी आर ऑलवेज ओपन। Where do you think the IT industry is going to go in the coming years? I mean, ज़ाहिर है आपका तजर्बा है तकरीबन 7 साल का, तो डायरेक्ट कोर का है, उससे पहले भी आपका IT में ही रहा है। आने वाले वक्तों में व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज़ एंड इंडस्ट्रीज़ जो आपको लगता है कि जिसके ऊपर ज़्यादा डिमांड साइड पे आएगा? और क्योंकि पाकिस्तान में अगेन फ्रीलांसर की मैं बात पहले की, तो मुझे जनरली ये लगता है कि फ्रीलांसिंग वाले एटलीस्ट एक चीज़ अच्छी ये हुई कि ग्रास रूट के ऊपर बच्चे की एंट्री नहीं हो रही थी। सो बच्चे की एंट्री हो इस तरह से रही थी कि वो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का स्टूडेंट था, वहाँ पर उसका होता नहीं था, तो वो गलती से ना कंप्यूटर साइंस में आ जाता था। फिर वो कंप्यूटर साइंस से करके निकलता था तो इंडस्ट्री उसको बताती थी कि यार टेक्निकल स्किल क्या होती है, वो तुम्हें सिखा देते हैं। वो सीख के कहीं ना कहीं पहुँच जाता था। अच्छा, एक कंपनी सिखा देती थी, बाकी कंपनी उसी के ऊपर जो है ना उसको तोड़ के ले जाती थी। अब ये हुआ कि जो आपका एक स्टार्टर बच्चा है उसको इंटरेस्ट दिलवा दिया, ये सॉर्ट ऑफ इवेंजलिस्ट जिनको मैं कहूँगा कि सनी अली आ गए और आज़ाद चाय वाला आ गए और ये आ गए और वो आ गए, उन्होंने शाम आ गए, इन्होंने कहा जी आप वर्डप्रेस का काम करें, आप जो है जी FBA का काम करें, आप ये करें, आप वो करें। उन्होंने, वो बच्चा ने शायद ACCA किया हुआ हो या उसने BCom किया हुआ हो, उसका कोई ताल्लुक ना हो कंप्यूटर से, बट उसने कंप्यूटर के साथ उसका लव अफेयर जो है ना वो शुरू करा दिया और वो सक्सेसफुली चल रहा है। आज बच्चे, अगर मैं आज फ्रीलांसिंग के खिलाफ कुछ भी बोलूँ तो बच्चों के पास दे हैव लेजिटिमेट नंबर्स टू शो मी कि भाई मैं देखें $10,000 $5,000 कमा रहा हूँ, मुझे कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो आज से आई वॉज जॉबलेस एंड नाउ आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस। माई कंसर्न इज नॉट व्हाट्स हैपनिंग टुडे, माई कंसर्न इज व्हाट विल हैपन 5 years from now। एंड 5 years from now इट कुड वेरी वेल बी कि फ्रीलांसिंग मार्केट पाकिस्तान में $10 अरब क्रॉस कर गई, एंड इट कुड वेरी वेल बी कि फ्रीलांसिंग मार्केट नोज डाइव कर गई। नॉट बिकॉज फ्रीलांसिंग की तरफ रुझान दुनिया का ख़त्म हो गया, बट रादर बिकॉज हमारे बच्चों को बस एक किसी ने आके कुछ सिखा दिया और उसके बाद उन्होंने अपस्किल नहीं किया। Amazon FBA शायद अभी चल रहा है, Amazon FBA ऑटोमेट हो जाए थोड़ी देर से बाद। आपका जो है जी कंटेंट राइटिंग है ऑटोमेट हो सकती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ऑटोमेट हो सकती है फॉर मोस्ट पार्ट। मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसिंग जो प्राइमरीली पाकिस्तान में हो रही है, दैट इज़ लो वैल्यू स्टफ दैट कैन बी ऑटोमेटेड for in a lot of different ways। उस बच्चे को, वो बच्चा राइप है, मतलब एक आम बच्चे को गली से उठाकर कहूँ कि यार भाई तू आ पाइथन सीख ले, सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट, राइट। एक बच्चा है जो ग्राफिक डिज़ाइन ऑलरेडी कर रहा है, उसको पाइथन सिखाना कंपैरेटिवली मच ईजियर। वहाँ पर जो अब मुझे ये भी पता है, पिछले दिनों आई हैड अ इंडस्ट्री लीडर फ्रॉम द फ्रीलांसिंग साइड एंड ही वाज वेरी एग्रेसिवली टॉकिंग अबाउट कि भैया फ्रीलांसिंग विल बी डेड इन 3 years unless you upskill and upgrade yourself। जी बिल्कुल। तो where do you think in terms of technologies, in terms of industries, कहाँ पर डिमांड आने वाली है, ताकि शायद सुनने वाला कहे कि यार चलो ठीक है मैं साथ साथ काम कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, शायद मैं दिन के 2 घंटे खुद से बैठ के ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह लेकर मैं अपने स्किल बिल्डिंग करता हूँ। मैं पूरी दुनिया में इस वक्त एक नंबर, आई गेस मैं अगर गलत हूँ, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है तकरीबन 200+ यूनिकॉर्न्स हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो इसराइल का है। तकरीबन 19 मेरे ख़्याल में इंडिया के हैं। क्या वजह है कि अभी तक पाकिस्तान में कोई यूनिकॉर्न नहीं निकला? मेरा पेन पॉइंट ये है, देखें आप जितना लेबर बनाएंगे ना, फ्रीलांसर एक लेबर वर्क है जो कि एक अर्न कर रहा है और अच्छा कमा रहा है, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। बट हम कब इलॉन मस्क बनाएंगे पाकिस्तान में? हम कब एक्चुअल एंटरप्रेन्योर्स बना सकेंगे पाकिस्तान में? जो कि आपको पता है इलॉन मस्क की वर्थ क्या है। सो पूरे पाकिस्तान पॉसिबल दो, आई मीन आई फील लाइक पाकिस्तान, देखें एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है ना, आई फील लाइक ये भी इट साउंड्स लाइक अ नारा टू मी, राइट। आई टेल यू व्हाई। चाइना आज ग्लोबली जैक मा भी हो गया, सारा कुछ हो गया, दुनिया को फतह करने निकला हुआ है अपने एक नए विजन में। 30 साल लगे उनको। मेड इन चाइना एक ज़माने में ये चीज़ होती थी बुरी। जी बिल्कुल। मेड इन चाइना है तो बुरी है, मेड इन जापान है तो अच्छी है। आज मेड इन चाइना जो है वो एप्पल वाले कहते हैं कि जी चाइना इज़ नॉट जस्ट चीप एनी मोर, चाइना हैज़ कैपेबिलिटीज़ विच अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज डोंट। टुक देम 30 years 40 years वन वुड से।
मुझे ये भी ज़रूर लगता है, मैं इस वजह से कहूँगा बिकॉज आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी में भी विद इन द लास्ट डेकेड एंड मुझे याद है हमारी ना यूनिवर्सिटी में ये बात आके बहुत ज़्यादा की जाती थी कि हमने इलॉन मस्क बनाना है, बिल गेट्स बनाना है। बच्चा बेचारा ग्रेजुएट करता था, बच्चा बेचारा सीधा जाता था NIC जाके वो सर मारता रहता था इलॉन मस्क की कहानी सुन के। उसको ये पता नहीं था कि यार जिस एनवायरनमेंट में वो है वहाँ पर इट्स नॉट कंड्यूसिव फॉर हिम टू बी एन इलॉन मस्क, राइट? मे बी डू वी रियली नीड an Elon Musk in Pakistan right now, or do we need maybe I don't know someone जो कि I mean do we need a Rothschild जो कि इस वक्त रेलवे बना रहा है बैठा, you know it's like it's infrastructure नहीं, हमें सलीम गौरी चाहिए। सलीम गौरी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अगर सलीम गौरी एक फ्रीलांसर बन जाता तो आज मुझे नहीं पता कि वो क्या होता। मैं ये कह रहा हूँ हमें फोकस इस तरफ ज़्यादा करना है जो जॉब क्रिएटर्स बने। मैं फ्रीलांसर्स को वो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करें, इस माइंडसेट से निकलें। आपको इस तरफ आना है कि हमने आज प्लानिंग करेंगे तो 30 साल में हम यूनिकॉर्न जनरेट करेंगे ना, राइट? प्लानिंग कौन करेगा? ये हमने ही करना है, और हमने एड्रेस किसको करना है? ये माइंडसेट हमने जनरेट करना है। हमें ये निकालना है कि जी रात बैठ के जो है वो आप शॉर्ट टाइम में आप डॉलर्स कैसे बना सकते हैं, फ़लाँ टाइम पे ये हुआ था। इस मिथ से हमें निकलना है। हमारा इस वक्त जो यूथ है वो क्लूलेस है, वो बस वो उसको 4-5 सोशल मीडिया सेंसेशंस नज़र आती हैं, बस वो कभी एक को फॉलो करता है कभी दूसरे को, उसको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। तो वहाँ पे आई गेस हमें ना कि सिर्फ उस बच्चे को इस तरफ लगाएं कि ठीक है जी अभी इस वक्त अपनी प्रॉब्लम ये हल कर लो कि ठीक है ये कर लो। हाउ अबाउट कि वो बहुत कुछ कर सकता था, तो उस चीज़ को उसने एक्सप्लोर ही नहीं किया। वो कंफर्ट जोन में आ गया कि ठीक है जी मैं तो ज़बरदस्त जिंदाबाद इधर आ गया। दूसरा हमारा जो बड़ा पेन पॉइंट है, मैंने अभी तक जितने भी मेजर लोगों से देखा है, हमें जब पैसा चाहिए होता है ना तो हमें यही नहीं आइडिया कि हम पैसा कमाना क्यों चाहते हैं। पैसा कमा के हम ये कहते हैं कि जी हमें लग्जरी चाहिए। ये जो माइंडसेट है ना, इसको भी हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। सो कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर नेशन इज़ कि हम जॉब कितनी, हम इम्पैक्ट कितना जनरेट कर रहे हैं, हमने ये कितना काम किया है, हम इसमें कितना वो राइज़ कर पाएंगे। सो ये इस एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की भी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, जिसको आई थिंक एक बहुत मास लेवल पे पेनिट्रेट करने की ज़रूरत है। दोनों चीज़ें हमें बैलेंस करके चलनी है। तो हमें वो एंटरप्रेन्योर्स भी जनरेट करने हैं, उसके लिए हमें एनवायरनमेंट भी डेवलप करना है। फ्रीलांसर ऑब्वियसली एक स्टेज आएगी जहाँ पे आपको पता है सब चीज़ें ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं। AI इतनी स्पीड से आ रहा है कि आपकी स्पीच से वो चीज़ें जो है वो कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो लेबर काफ़ी हद तक जो है, आपको पता है ऑटो ड्रिवन कार्स आ रही हैं तो ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं है, टीचर्स की ज़रूरत नहीं है। तो पूरी एक लिस्ट आई थी जिसमें कि आपको बताया गया था कि कौन से जो है वो सबसे रेड जोन के अंदर हैं, कौन से एरियाज़ हैं। तो ऑब्वियसली आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी रखनी चाहिए कि जहाँ पे आपको ये देखना है कि बहुत सारी चीज़ें, अब तो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी जो है वो आप जाएँ goodbarber.com के ऊपर जाएँ तो आपकी ऐप जो है वो विद इन 1 आवर आपकी डेवलप हो जाती है। आपको कोडिंग छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पूरा एक ऑटोमाइज सिस्टम है। पाकिस्तान में ऑब्वियसली फ्यूचर जो है, मैं कुछ टेक्नोलॉजीज़ का जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी का मैं देख रहा हूँ, वर्चुअल रियलिटी का फ्यूचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर है जिसमें हमें सिस्टम्स जो है डेवलप करने की ज़रूरत है। ब्लॉकचेन क्योंकि हम बिल्कुल वेकेंट मार्केट हैं, उसमें काफ़ी एक है रुझान। माइंडसेट जहाँ तक उसकी बात है कि बच्चों में, अब मैंने देखा था पता नहीं कौन से उसमें क्लास 4 क्लास 5 में रोबोटिक्स पढ़ा देते हैं। तो हमें आई थिंक इधर पेनिट्रेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे आगे जाके बच्चे को फिर वो होगा कि उस माइंडसेट के साथ वो सारा काम करेगा, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, बच्चा बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेता है चीज़ों को। सो दीज आर द थिंग्स जिसमें हमें आई थिंक मिल के, अगेन मैं ये कहूँगा कि हमें अपने पर्सनल बेनिफिट्स को, ऑब्वियसली ये मैं नहीं कहता कि नहीं देखना चाहिए, बट सिर्फ पर्सनल बेनिफिट्स को नहीं देखना चाहिए। हमें लॉन्गर रन पे इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट के साथ आना चाहिए कि मैं इसको एक इदारा बनाऊँ। अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने एक इदारा बनाया जो दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बनी। तो हम इदारे की सोच से आएंगे तो बंदा तो फिर भी ऑब्वियसली इतना नोबल बन जाता है कि वो हो जाता है। हमने जितने भी अभी तक देखे, डॉक्टर अमजद साकिब हैं, उन्होंने एक इदारा बनाया, तो वो इदारे की तरफ हमें जो है वो जाना है, उससे इम्पैक्ट जनरेट होता है। तो हम सबको हमें इतनी कैपेबिलिटी है हमारे पास। अब निकालने आएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनमें ये कैपेबिलिटी है। तो थोड़ा हमें, और दूसरा जो आपने गवर्नमेंट की बात की, हम वेट नहीं कर रहे हैं। हमारी जो है वो ये कि आई थिंक नंबर ऑफ पीपल एंड कॉर्पोरेट सेक्टर शुड स्टार्ट पुशिंग गवर्नमेंट के जी अब आपने ये करना है। तो वो पुशिंग करें। वो भी अब ऐसे बहुत सारे डायनामिक लोग आ गए हैं गवर्नमेंट में जो कि सुन रहे हैं, जो कि फॉरवर्ड लुकिंग है, जो चीज़ों को बड़ा क्विकली करते हैं, अडाप्ट करते हैं।
आई थिंक इट्स अ बिग चेंज जो कि मैं ये देख रहा हूँ. तो हमें इंस्टेड ऑफ बैठ के डिफरेंट जगहों पे जो है वो कंप्लेन करने से अच्छा है कि आप पुश करें. अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब कॉमर्स मिनिस्टर लगते हैं, राइट. सो उनका एक एक्सपीरियंस है, बिजनेसमैन है, पता है उनको कि क्या है, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री समझ भी आती है. आईटी मिनिस्टर आपका हमेशा वो लगता है जो ना आप चुंगे में आपने देनी होती है ना सीट, जब आपने पॉलिटिक्स खेलनी होती है, तो आप कहते हैं कि यार अच्छा चलो ठीक है, आपका एक मिनिस्टर हम ये लगा देते हैं. वो बेचारा पहले 2 महीने 3 महीने आके तो सिर्फ ब्रीफिंग लेते हैं कि यार हो क्या रहा है इंडस्ट्री में. फिर वो ज़ाहिर है 2 महीने की लर्निंग से क्या ही बना सकते हैं. It's quite sad, to be honest, कि for an industry that apparently has the potential to give you more revenue than even textile, which is the biggest player in the industry, उसकी ministry में ही, I mean, to me that just shows the absolute lack of seriousness. चाहे वो, I mean, खालिद मकबूल साहब हैं, I believe, I am sure, no doubt on him, बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे सारा कुछ, लेकिन वही वाली बात है ना, यू कैन नॉट जज एन एबिलिटी, फिश's एबिलिटी टू क्लाइम अ ट्री, क्योंकि वो तो उसका काम ही नहीं है. तो खालिद मकबूल साहब का शायद आईटी का काम ही नहीं था, मे बी आईटी का काम उसका होता है जिसने पूरी ज़िंदगी उधर गुजारी है. तो वो जब थोड़े अरसे में जो सीट मिली उसमें वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर लेते. वो यूर एब्सोल्युटली राइट, चेंज एक तरह से आ रहा है, मेंटालिटी के अंदर आ रहा है, बट वो पुश, डू यू थिंक प्राइवेट सेक्टर से वो पुश है गवर्नमेंट? जी, प्राइवेट से ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, वैसे नहीं आएगा. और आई थिंक ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जिनको मैंने देखा है कि वो मिनिस्ट्री के साथ जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं. हमारे जो मेंबर आईटी हैं, जुनैद इमाम, इज़ वेरी कैपेबल पर्सन, उनको अंडरस्टैंडिंग है. अभी वो डाटा प्रोटेक्शन का जो बिल गया हुआ है तो उनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. प्लस जो इस वक्त PSAB के जो MD आए हैं, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक. मैं देख के हैरान होता हूँ कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इतना फास्ट पेस पे काम करने वाला आदमी नहीं है. वो एक वक्त में 6 प्रोजेक्ट्स पे साइमल्टेनियसली काम कर रहा होता है. वो आप रात के 11 बजे भी जाएंगे, वो ऑफिस में बैठे होते हैं. सो लोग चेंज हो रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ. उनमें वो स्पार्क, वो जुनून, वो चीज़ है कि हमें बहुत कम टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है. एंड आई एम अमेज्ड टू सी कि उनके पास वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जहाँ पे हम जिन चीज़ों की बात कर रहे होते हैं वो उसको डिप्लॉय कर रहे हैं. तो उसमें खुशी होती है कि ठीक है, एटलीस्ट कुछ कैपेबल लोग हैं जो कर रहे हैं काम. उसकी वजह से होता ही है कि दूसरे जो इनकैपेबल लोग होते हैं तो उनको भी प्रेशर आता है कि ठीक है जी, अब मुझे भी हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं. आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो वो पिक करना इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता. और मैं अब ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डिस्पाइट ऑफ उनकी अपनी आईटी कंपनीज़ हैं, उसमें से टाइम निकाल के भी जो है. मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं और दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद मिनिस्ट्रीज़ के जी ठीक है आप पुश करें और हमें ये चीज़ें बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एज ए मैंशन कि हम ऑलरेडी चीज़ों में बहुत पीछे हैं. और इससे मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि आईटी से ही हमारा जो है वो एक GDP कंट्रोल हो सकता है. और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों में आईटी एक्सपोर्ट्स में और इन चीज़ों में जो है वो हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के चांसेस हैं हमारे बहुत ज़्यादा हैं. आपने एक पॉइंट के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले वो फ्रीलांसर्स का कहा कि माइंडसेट एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के ऊपर. अभी अगेन वो जो फ्रीलांसर साहब आए थे तो मैंने उनको ऑल्टरनेट साइड थ्रो किया था, आपको मैं ऑल्टरनेट साइड थ्रो करता हूँ. फ्रीलांसर्स कहते हैं जी देखिए, मैं नौकरी लेने जाऊँगा, मुझे ₹1,00,000 मिल जाएगा, ₹1.5 लाख मिल जाएगा. मैं जब $5,000 कमा सकता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि मुझे ₹1.5 लाख मिल रहा है, वो मुझे स्किल सिखा रहा है, जो भी सिखा रहा है. अच्छा, 5,000 इज़ अ फिनोमिनल नंबर इन द मॉडर्न इकॉनमी. ₹9,00,000 आपको घर बैठे मिल रहा है. वो कहता है कि यार वाई शुड वी, आप कह रहे हैं कि मुल्क की खातिर सोचो, इसकी खातिर सोचो. कहता है यार वाई शुड वी, 22 करोड़ है, कोई मुल्क की खातिर नहीं सोचता. मुल्क की खातिर सोचते सोचते मैं तो भूखा मर गया. वो कहते हैं कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट है, आप कंपनीज हैं, आप प्रोवाइड करें, गिव अस द राइट सैलरीज, कम्पीट विद अस इन टर्म्स ऑफ कि अगर हम 5,000 कमा रहे हैं तो आप हमें कहें चलो 3,000 दे दें, 4,000 दे दें. अगर वो नहीं है, और उनका कहना ये है कि मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स दैट आई टॉक टू, IT वालों से मैं बात करता हूँ, IT वाले कहते हैं कि सर फ्रीलांसरिंग इज़ अ फैड, इट विल इवेंचुअली ब्रेक डाउन. अच्छा, हमने ये भी देखा कि इंडिया में बाय द वे वहाँ पे फ्रीलांसिंग इज़ अ बिग डील श्योर, बट उनका पैसा सारा टाटा कंसल्टिंग और लाइक दिस बिग कंपनी 10,000 हज़ार क्या 1-1 लाख एम्प्लॉयज़ तक हैं. तो 100% स्केल इज़ ओनली, स्केल तभी आता है इलॉन मस्क स्टाइल, जिस तरह आपने बोला कि यूनिकॉर्न्स बनेंगे, सारा कुछ होगा. बट फ्रीलांसर्स का कहना ये है कि यार ये दुनिया जो थी ना, जिसमें एक ऊपर की एक लीडरशिप थी, वो कंट्रोल करती थी, फिर वो तनख्वाहें देती थी, और वो जो है जी वो तो था, वो दुनिया बदल गई और अब डेमोक्रेटाइज हो गया. और अब जी हर बंदा फ्रीलांसर, वो तो कहते हैं जी हर बंदा ही फ्रीलांसर बनेगा, बेशक वो छोटी सर्विस ना बने.
उसने अगर AI का काम भी करना है तो वो फ्रीलांसिंग में कर ले. तो हाउ डू यू सी दैट प्रॉब्लम? बिकॉज आई फील लाइक आने वाले वक्तों में ये भी बड़ी प्रॉब्लम होगी कि आपका जो टैलेंट है वो सारा कुछ आएगा, मैक्सिमम भी अगर उसको कुछ नहीं आता वो आएगा आपसे सीखेगा, जाएगा जाके मुफ्त में जाके वो महंगे में जो है ना डायरेक्ट काम कर लेगा. तो हाउ डू यू सी दैट प्रॉब्लम कमिंग? देखिए पहले ये होता था कि जब फ्रीलांसिंग का कोई प्रोजेक्ट लगता था ना तो उस पर 10-15 बिड्स होती थी. अब ज़रा नंबर ऑफ़ बिड्स तो चेक करें आप, तो कंपटीशन का लेवल इतना हाई हो गया है कि आपको उसके लिए फ़ाइट करनी पड़ती है. फ्रीलांसर अगर बहुत इजी रह के $5,000 कमा भी रहा है ना तो उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं है. आप ये कह ही नहीं सकते कि साल बाद भी वो $5,000 कमा रहा होगा या $6,000 कमा रहा होगा. ये भी हो सकता है कि उसका काम ड्यू टू सम स्टेगनेंसी या लैक ऑफ लर्निंग या किसी भी वजह से वो ना कर पाए या फिर उसकी डिमांड अचानक ख़त्म हो जाए. राइट. लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर पे करता है, बहुत अच्छा पे करता है. मैं ये तो नहीं कह रहा कि $5,000 पे करता है, बट ऑब्वियसली अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं तो मतलब कंपेयर टू बाकी इंडस्ट्रीज वो बड़ा बेहतर पे कर रहा है. अगर प्राइवेट सेक्टर अच्छा पे कर रहा है तो आपको भले आप मुल्क के लिए ना सोचें, एटलीस्ट अपने लिए ये सोच लें कि इसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं है. आप कोई रिटेनर तो नहीं ले रहे हैं ना, आपका कोई लगा बंदा क्लाइंट तो नहीं है. और अगर क्लाइंट है भी तो वो साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा. उसके बाद क्या होगा? तो आपके पास एक सस्टेनेबल पॉइंट नहीं है. ये एडहॉक बेसिस पे है कि आप प्रोजेक्ट हंट करते हैं, आपको मिल जाता है. 2 महीने अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास इधर या तो सेविंग का पूल होगा जिसको आप चलाएंगे या फिर सो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने एक शुरू किया और $5,000 पे आया, उसके बाद उन्होंने एजेंसी अकाउंट खोला और एजेंसी के ऊपर आ गए. अगेन मैं ये कह रहा हूँ डिमांड रिड्यूस होने वाली है. ये इस अलर्ट को वो हम लोग समझ लें तो अच्छा है. बिकॉज फ्यूचर में जॉब्स की जो पैराडाइम है वो भी चेंज होनी है, डिमांड भी चेंज होनी है. अब तो कंटेंट साइड पे जो है वो ऑटो कंटेंट जनरेटर्स आ गए हैं, उसमें AI की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है. ये तो हम लोग जो हमारे जैसे मुल्क हैं उसमें वो चीज़ें जो है, अब आपको ये भी पता है कि वॉइस ओवर्स जो हैं वो ऑटोमेट हो गए हैं. ह्यूमन एलिमेंट बहुत कम हो गया है, उसके अंदर इतनी वेरिएशंस आ गई हैं. तो इस चीज़ को भी हमें जो है वो एड्रेस करना जो है वो टॉप लेवल पे ज़रूरत है कि फ्रीलांसिंग को भी हमने, लैंडस्केप को भी तो समझना है ना कि यार एक डिमांड की भी तो एक लिमिट होती है. एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो पेशेंट हैं वो जाके मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेते हैं. तो अगर एक हॉस्पिटल के सामने 10 मेडिकल स्टोर हैं और अगर आप उसके सामने 500 मेडिकल स्टोर्स बना दें तो ऑब्वियसली वो फिर डिमांड एंड सप्लाई का जो लेवल है वो ऑब्वियसली रिड्यूस डाउन हो जाएगा, कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगी. फिर आप इसी भी कंपटीशन करेंगे कि जी मैं ज़्यादा डिस्काउंट देता हूँ, तो फिर वो प्रॉफिट मार्जिन आपके इतने कम हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो रेट पर आ रहा है वो आपका रिड्यूस डाउन होगा, फिर आपका और चैलेंजेस आएंगे. सिमिलरली हमारा जो टिकट साइज़ है पाकिस्तान का अभी भी वो उतना बड़ा नहीं है जितना कि इंडिया का है. तो हमें इसको भी एक अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कितने को फ्रीलांसर्स हैं जो कि $1,00,000 से ऊपर बना पा रहे हैं. ऑब्वियसली ये भी इस तरह के भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं. आई कम्प्लीटली एग्री के पीछे जैसे टाटा कंसल्टिंग वाला मामला कह रहे हैं. प्रीवियसली मैंने एक नेक्स्ट दिल्ली पिक के ऊपर एक वो देखा था, एक इंडिया का एक बच्चा था जो कि जॉबलेस था और वो प्रॉब्लम में था और उसने अपने गांव में ही उसने देखा कि हमारा एक होटल है, वहाँ पे कैपेसिटी जो है वो खाली रहते हैं कमरे. तो उसने कहा कि क्यों ना मैं इस पे उसको कहूँ कि यार मैं तुम्हारी मार्केटिंग करता हूँ और आई विल टेक अ कमीशन. और वो यूनिकॉर्न बना वो बच्चा. तो अगर वो जॉबलेस रहा तो जाके उसको वो अपॉर्चुनिटी समझ आई कि तब उसका दिमाग काम किया, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम में होते हो तो तब आप हंट करते हो फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ और उसी में से ही क्योंकि आपका पैशन होता है टर्न इनटू अ बिग बिजनेस. हमें मैं साथ साथ में इस चीज़ को भी नर्चर करने की मैं बात कर रहा हूँ कि उन बच्चों को हमें इस तरफ लाने की भी ज़रूरत है जिनके पास वो एक फ्रेश माइंडसेट है और वो प्रॉब्लम्स को डिफरेंट अंदाज में देखते हैं और उनको वहाँ पे भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है. सो अगर आप कंफर्ट जोन में आ गए तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि चैन की बांसुरी जो है वो ज़िंदगी भर नहीं बजती रहती है. तो इसलिए आपको तमाम एग्स जो हैं वो आपको एक बास्केट में नहीं रखने होते हैं, आपको डिफरेंट एरियाज़ भी देखने होते हैं. राइट. तो मैं यंगस्टर्स को ऑब्वियसली मैं क्योंकि ख़ुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ तो मेरा फोकस ये रहता है कि एंटरप्रेन्योर जॉब्स जनरेट करता है, वो दूसरे लोगों को जॉब्स देता है और हमारे यहाँ इसी चीज़ की जो है वो ज़रूरत है कि हमें जॉब्स जनरेट करनी है और एंटरप्रेन्योर्स जनरेट करने हैं जो कि स्केल करके इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें. तो उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कमल साहब, आई एम गोना रैप दिस अप एट द 1 hour mark, बट एक चीज़ मैं जनरली लोगों से पूछता हूँ हमेशा, ऑल ऑफ माई गेस्ट्स, we're in 2022 right now and 28 साल बाद विल बी इन 2050.
और आई एम रियली इंटरेस्टेड टू सी बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हम पाकिस्तान में जब भी कोई चीज़ कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात कर रहे होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपने प्रेजेंट के अंदर, किसी तरह में कुछ छोटे, अगेन जिस तरह आपने बोला कि लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, उस तरह से नहीं है. सो हम कॉन्स्टेंटली ये देख रहे होते हैं कि यार व्हाट कैन आई डू टू मेक माई लाइफ कंफर्टेबल टुडे, irrespective, even if that is at the cost of tomorrow, right? And so I'm trying to really find out okay, what do Pakistanis really think about our future, right? And so 28 years from now, 2050, how do you see Pakistan, knowing what you know now, seeing everything that's happening around you? What's the image that comes to your mind? मैं बहुत ही एक ग्रोन मुल्क देख रहा हूँ, क्योंकि अब जो बच्चे आ रहे हैं उनसे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और अगर हमने उनको इस वक्त जो है जिसकी तरफ हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो दे सकें, तो मैं एक काफ़ी होपफुल हूँ, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ. ऑल्दो मैं बड़ा क्रिटिकल रहता हूँ, मुझे लोग ये कहते हैं कि मैं ज़्यादा क्रिटिक्स की तरफ ज़्यादा आता हूँ, बट ऑल्दो उसके बावजूद भी मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हम लोग जो हैं वो एक अपनी गलतियों से सीख के एक ग्रोन कंट्री होंगे. और स्पेशली इन आईटी सेक्टर एक होती है आईटी की अडेप्टेबिलिटी. हमारे पास आईटी आती है, हम उसको अडाप्ट करते हैं और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि जी हाँ हमारे पास तो इतने इतना बड़ा नंबर है. उसका नंबर भी हमारा अच्छा एक ग्रो कर रहा है कि हमारी जो हम 4G टेक्नोलॉजीज़ और इंशाल्लाह 5G में भी जाएंगे, तो उसका जो नंबर ग्रोथ नंबर है वो बहुत अच्छा है. यहाँ पे तो इंटरनेट साइड पे हम लोग वन ऑफ द टॉप कंट्री हैं जो कि जो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं. बट हमें अपनी टेक्नोलॉजीज़ भी बनानी है, तो वो अदरवाइज़ हम लोग एक वो एडाप्टिव कंट्री रहेंगे और हम हमेशा इसी में रहेंगे कि जी टेक्नोलॉजी कोई और बनाएगा, इस्तेमाल हम करेंगे. कंजम्पशन बेस्ड मॉडल है ना कि बस पूरी दुनिया से खा लो, अपना कुछ नहीं दे सकते दुनिया को. तो मैं जो इतनी देर से जो जिस चीज़ पॉइंट की तरफ आना चाह रहा था वो यही था कि हमें थोड़ा सा लेबर वर्क से निकल के हम जब तक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की तरफ नहीं आएंगे तब तक हम अपनी प्रोडक्ट नहीं डेवलप कर पाएंगे. तब तक हम अपना करीम जैसे प्रोडक्ट्स हमें डिज़ाइन करनी है, तब हमें बाइकिया जैसा प्रोडक्ट और बाइकिया जैसे मॉडल्स डिज़ाइन करने हैं. तो ये अंदर से जब तक नहीं निकलेंगे तो आई थिंक हमें बहुत सारे ऐसे सलीम गौरी चाहिए, बहुत सारे मुनीब मायर चाहिए, बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए जो कि इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें और मुल्क को कहीं से कहीं लेके जाएं. Sounds good. And I hope कि inshallah we should be able to do that. Sir, thank you so much for coming in and for sharing all the insight, for taking the time out. It was an absolute pleasure, and I wish you, particularly CXO Global, the very best of luck. Thank you so much. I'm excited to see what you guys are going to do in the future. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. यूट्यूब वाले लाइक बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. फेसबुक वाले नीचे दी गई हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. TBT कम्युनिटी है जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं. सो यू कैन जॉइन दैट कम्युनिटी एज वेल. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स का आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. इजी पैसा जैस कैश यहाँ पर आ रहा होगा. यू कैन सपोर्ट द चैनल इफ यूड लाइक. वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Syed Muzammil Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.